दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर के जमकर के सियासत हो रही है। इस बीच राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर के पोस्टरों को फाड़ने की घटना सामने आई है। डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, इनकम टैक्स गोलंबर समेत दर्जनों इलाकों में बाबा बागेश्वर के पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। बताया गया है कि रात के अंधेरे में अज्ञात लोगों ने इन पोस्टरों को फाड़ने की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। आपको बता दें कि बागेश्वर बाबा धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा राजधानी पटना के नौबतपुर में 13 से 17 मई तक हनुमान कथा का आयोजन किया गया है। इसमें बागेश्वर बाबा आएंगे और हनुमान कथा सुनाएंगे, लेकिन उनके आगमन से पहले ही बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोध शुरू हो गया है। इसमें हर जाति धर्म के लोग बाबा बागेश्वर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। लोगों द्वारा इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि बाबा बागेश्वर द्वारा नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। देश में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है और देश में कैसे नफरत फैले, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से कैसे नफरत करे, इसको बाबा फैला रहे हैं। ये लोगों का आरोप है। आपसे सवाल है कि क्या सच में बाबा बागेश्वर हिंदू मुसलमानों के बीच लड़ाने की कोशिश करते हैं? क्या सच में बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक धर्म के खिलाफ फालतू बयानबाजी करते हैं? हाँ या ना, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार में एक बहुत बड़ा तूफान आने की प्रबल संभावना है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मोचा तूफान अगले 2 दिनों तक पूर्णिया पहुंच सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान बिहार में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। बंगाल की खाड़ी से उठ रहे मोचा चक्रवात तूफान 10 मई से बंगाल के सटे राज्यों में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तेज हवा के साथ भारी तबाही मचा सकता है। लेकिन पूर्णिया में 13 और 14 मई को मोचा तूफान दस्तक दे सकता है। यहाँ पर 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने की आशंका जताई गई है, जहां इससे तबाही की आशंका बनी हुई है। इस साल के पहले चक्रवात मोचा तूफान को लेकर के देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दी गई है। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार यह चक्रवात तूफान काफी खतरनाक है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। अगले 2 दिनों तक पूर्णिया को भी मोचा तूफान का असर झेलना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते चक्रवाती तूफान मोचा के प्रभाव 13 मई और 14 मई को पूर्णिया में देखने को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम की शुरुआत की है। यानी कि इस प्रोग्राम का नाम है पोषण भी पढ़ाई भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए अब 3 से 6 साल तक के बच्चों को अब पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी। इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि पोषण भी और पढ़ाई भी। ग्राम पंचायत में 51 लाख एक्टिविटीज मंत्रालय द्वारा कराई गई है। भारत में बने खिलौने अर्ली चाइल्डहुड में भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को लेकर के उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब इंसान की महत्वाकांक्षा और फिर स्वार्थ चरम पर चला जाता है तब उसे अपने अहंकार में अपने अलावे कुछ भी नहीं दिखता। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि स्वार्थ को पूरा करने के लिए वे राज्य हित को भी पीछे छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा है कि वे अपने महत्वाकांक्षा और स्वार्थ को पूरा करने के लिए बिहार को बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हैं। अपने बड़े भाई लालू प्रसाद यादव के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा है, ये देश क्या संभालेंगे। यह नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि नीतीश कुमार सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं और ऐसे राजनीति करने वालों को जनता कभी भी स्वीकार नहीं करती है। यह बिहार की जनता के बीच पहले ही उनका इकबाल खत्म हो चुका है। अब देश में घूम घूम करके नीतीश कुमार अपनी विदाई यात्रा मना रहे हैं। यह कहना है बिहार में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा का। तो दोस्तों बात करते हैं कि द केरला स्टोरी को लेकर के बिहार के शिक्षा मंत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। फिल्म रिलीज के साथ ही ये विवादों में घिर चुकी है। जी हाँ, फिल्म द केरला स्टोरी पर बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा कि हम जानते ही नहीं हैं तो फिर उसके बारे में क्या कह पाएंगे। इसी के साथ ही जब तेज प्रताप यादव के बाबा बागेश्वर पर दिए गए बयान पर सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा कि सब बाबा का हाल जाना है। आसाराम बापू का
क्या हाल चाल है, राम रहीम का क्या हाल है। बाबाओं की स्थिति जब पोल खुलती है तब पता चलता है। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री खुद को भगवान कहते हैं तो फिर हमारे जैसे लोग प्रणाम करते हैं। बिहार आने की बात है तो फिर प्रजातंत्र है, यहाँ आएँ या फिर जाएं, किसी को कोई मना है क्या। नफरत फैलाने की इजाज़त यहाँ पर किसी को नहीं दी जाएगी। नफरत फैलाने वाले का हाल क्या हो चुका है आप लोग पहले भी जान चुके हैं। या कोई भी हो, किसी को भी हो, नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बीजेपी के लोग तो नफरत फैलाने वाले ही हैं, जहाँ वे तो मोहब्बत वाले है ही नहीं, वे तो देश को बर्बाद करने वाले हैं। नफरत फैलाने वाले कोई भी हो वे देशद्रोही होंगे। आपको बता दूं कि मीडिया से बात करते हुए बाबा बागेश्वर पर तेज प्रताप यादव ने कहा था कि बाबा देशद्रोही है, हमसे माफ़ी मांगे। वहीं पर द केरला स्टोरी को लेकर के कई राज्यों में जहां टैक्स फ्री कर दिया गया है तो फिर वहीं कई राज्यों में फिल्मों को बैन कर दिया गया है। फिल्म को लेकर के राजनीति शुरू हो चुकी है। यूपी मध्य प्रदेश में फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है तो फिर वहीं पश्चिम बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने इस फिल्म को बैन कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट करके फिल्म को टैक्स फ्री करने की खबर दी थी। वहीं पर बिहार में अब इस फिल्म को भी टैक्स फ्री करने की मांग उठ रही है, लेकिन जो मांग कर रहे हैं उनको ये समझ नहीं है कि बिहार में किसकी सरकार है। बिहार में महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन किसी कीमत पर द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री नहीं करेगा। जी हाँ, ये आप खुद जानते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि महागठबंधन में शामिल भाकपा, माकपा और भाकपा माले ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। तीनों वाम दलों ने बिहार की 40 लोकसभा की सीटों में 15 पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। भाकपा माले को जहां 9 सीटें चाहिए वहीं सीपीआई भी 9 सीटों पर तैयारी कर रही है, जबकि माकपा की तैयारी 4 सीटों पर है। पाटलिपुत्र, बक्सर और समस्तीपुर लोकसभा सीटों पर वाम दोस्ताना संघर्ष को तैयार है। तीनों वाम दलों में सबसे मजबूत भाकपा माले और सीपीआई पाटलिपुत्र और बक्सर सीट पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं माले और माकपा का टकराव समस्तीपुर लोकसभा सीट पर हो सकता है। हालांकि तीनों दलों ने माना है कि अंतिम समय में इसका नतीजा इससे इतर भी हो सकता है, पर फिलहाल अभी कोई भी दल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं पर भाकपा माले ने सिवान, आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार, वाल्मीकिनगर, बक्सर, समस्तीपुर लोकसभा सीट पर तैयारी शुरू कर दी है। जब माकपा ने महाराजगंज, समस्तीपुर, खगड़िया, जियारपुर के लिए और भाकपा ने बेगूसराय, बांका, भागलपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, बक्सर, नालंदा, पटना साहिब और फिर मुंगेर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि किसी भी चीज़ की लत हमेशा गलत होती है। जब दुनिया में हर चीज़ एक लिमिट में अच्छी लगती है, चाहे वह कुछ भी हो, लेकिन जब हद से ज़्यादा किसी चीज़ की लत हो जाए तो फिर वह नुकसानदायक ही साबित होता है। ऑनलाइन गेमिंग का आविष्कार हुआ ताकि अगर इंसान बोर हो रहा है तो फिर उसका मन लग जाए, उसका मनोरंजन हो जाए, लेकिन लोगों ने इसका उल्टा ही समझ लिया है। लोग अपना ज़रूरी काम छोड़ करके ऑनलाइन गेमिंग में लग जाते हैं, इससे उनका नुकसान ही होता है। ऐसा ही एक मामला हाल ही में मलेशिया में देखने को मिला है। यहाँ रहने वाली एक महिला को ऑनलाइन गेमिंग की लत लग गई। ये लत ऐसी थी कि उसे अपने 6 छोटे छोटे बच्चों का भी ख्याल नहीं आया, जहाँ वह उन्हें छोड़ करके दिन भर गेम खेलने में लगी रहती थी। हालात ऐसी हो गई कि बच्चे कुपोषण का शिकार हो गए। माँ ना तो उनकी देखभाल करती, ना ही उसके लिए खाना बनाती, जहाँ उसका सारा समय सिर्फ और सिर्फ गेम खेलने में लग जाता, गेम खेलने में ही बीत जाता। सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर इस महिला की बहन ने इसका खुलासा किया है। ट्विटर पर इस महिला की बहन ने अपनी बहन की एडिक्शन की चर्चा की है, जहाँ उसने बताया है कि कैसे उसकी बहन की गेमिंग की लत ने उसके बच्चों को परेशान कर दिया। महिला की शादी काफ़ी कम उम्र में हो गई थी, उसके 6 बच्चे थे, लेकिन बीते कुछ समय से ये बच्चा को छोड़ करके दिन भर ऑनलाइन गेम में बिजी रहती थी। इस महिला को ऑनलाइन गेम की ऐसी लत थी कि महिला को और किसी बात की सुध नहीं रही। जब पहले वह बिजनेस चला रही थी, लेकिन लत ने उसे घाटे में डाला और बिजनेस ठप हो गया। जहाँ उसकी कार चोरी हो गई। सबसे बुरा उसने अपने बच्चे के साथ किया है। जब भी कोई उसे टोकता तो फिर बहाने बना देती। ये समस्या इतनी बढ़ गई कि महिला के पति ने इससे तलाक ले लिया। जब अब बच्चे अपने दादा दादी के पास रहते हैं, महिला ने उम्मीद जताई कि जल्द उसकी बहन की आंखें खुल जाए और फिर वह अपने बच्चे को संभाल ले। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। जी हाँ, अब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मुर्दाबाद, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस जाओ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री माफ़ी मांगो के लोग नारेबाजी कर रहे हैं सड़कों पर। जी हाँ, आपको बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में धीरेन्द्र शास्त्री के 5 दिवसीय कार्यक्रम होने से पहले ही बाबा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। सोमवार को पटना सिटी के खाजे कला इलाके में बाबा के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए।
जब जुलूस निकालते हुए धीरेन्द्र शास्त्री मुर्दाबाद और धीरेन्द्र शास्त्री माफी मांगो की नारेबाजी हुई। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोग अब पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय पहुंचे और अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है। बाबा ने आराध्य देवराज राजेश्वरी जी के बारे में गलत लफ्ज इस्तेमाल किए हैं जो कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बातों को लेकर के माफ़ी मांगे। अगर वे माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर पटना के नौबतपुर में उनके कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि गाजियाबाद में चुनाव प्रचार करने के दौरान AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अपने पिता की तरह काबिल नहीं हैं और उनके जैसा हौसला नहीं रखते हैं। अखिलेश यादव मेरठ के उस वार्ड में जाते हैं जो मुस्लिम बहुल है, लेकिन वहां के लोगों ने उनके मुंह पर मजलिस के पक्ष में नारेबाजी की। इसी के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अखिलेश यादव कभी KCR के साथ बैठ जाते हैं तो कभी पश्चिम बंगाल के CM ममता बनर्जी के पैरों में होते हैं तो कभी बिहार के CM नीतीश कुमार के साथ होते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री और UP के मुख्यमंत्री से विकास पर पूछिए तो फिर बोलेंगे कि बुलडोजर मासूम के घर पर चढ़ा दिया और माफिया ख़त्म कर दिए। ये तो बताओ कि BJP में कितने माफिया हैं, उन पर फूल बरसाए जाते हैं, वहीं जिनके हाथ में जंजीर होती है उसके सिर पर पुलिस कस्टडी में गोली मार दी जाती है। वहीं पर अतीक अहमद के कातिलों को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि अगर वे जय श्री राम का नारा नहीं लगाते और फिर तकबीर बोलते तो फिर उसको वहीं गोली से भून दिया जाता। उन्होंने कहा कि इनकाउंटर किसी का भी हो, इससे लोकतंत्र कमज़ोर होता है। मैं मुख्यमंत्री से पूछता हूं कि आखिर वे कौन लोग हैं जिन्होंने इलाहाबाद में गोली मारी, उनका परिवार झोपड़ी में रहता है, क्या उनको पैसा पाकिस्तान से आया या फिर ISI ने पैसे दिए या फिर नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुझ पर यही डासना में गोली चलाई गई थी, मैं नहीं आता तो फिर नाथुराम गोडसे की नाजायज औलादों को लगता है कि डर के नहीं आया। हम डरने वाले नहीं हैं। अगर CM योगी बोलेंगे कि अखिलेश यादव की पार्टी को मिट्टी में मिलाऊंगा तो फिर हम भी आमीन बोलते। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि PM द केरला स्टोरी फिल्म पर बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री हैं या फिर पिक्चर के प्रमोटर हैं। प्रधानमंत्री की तरह कोई भी एक्टिंग नहीं कर सकता जब अखिलेश यादव कर रहे हैं। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दुनिया के जितने भी फिल्म स्टार हैं वे भी खुश हो जाएंगे अगर PM मोदी वहां पर उनके साथ काम करने लग गए। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना सहित बिहार के 13 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। आज बिहार के 17 जिलों में लू चलने की संभावना है। कल के बारे में अगर बात किया जाए तो कल पटना और सीमांचल का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। कल भी पूर्णिया, शेखपुरा, अररिया, किशनगंज, खगड़िया और बांका उष्ण लहर यानी कि लू की चपेट में रहे। जब बिहार का सबसे गर्म जिला शेखपुरा रहा, यहाँ का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जब बिहार के 16 जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया था। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज नवादा, शेखपुरा, बांका, भागलपुर, खगड़िया और पूर्णिया जिला में उष्ण लहर यानी कि लू की चेतावनी है। वहीं 12 और 13 मई को बक्सर, औरंगाबाद, नवादा, शेखपुरा, जमुई, बांका, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया और अररिया में उष्ण लहर की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा 2023 का आयोजन आज से शुरू होगा। जब परीक्षा 13 मई तक राज्य के 139 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसमें 72,286 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 43,708 छात्रा एवं 28,578 छात्रों की संख्या होगी। परीक्षा तीनों पालियों में आयोजित होगी। इस साल 4,005 परीक्षार्थी विशेष परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षार्थी सभी विषयों की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। बचे हुए 68,281 परीक्षार्थी कंपार्टमेंटल श्रेणी के रूप में भाग लेंगे। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार हमेशा से अपने अलग कारनामों की वजह से ही सुर्खियों में बना रहता है। यहाँ कभी ट्रेन की चोरी हो जाती है तो फिर कभी पुल और मोबाइल टावर चोरी की घटनाएं सुर्खियों में रहती है। यहाँ अब इस बीच एक नया मामला बिहार के बेगूसराय से निकल करके सामने आया है, जहाँ एक सरकारी और प्रतिष्ठित बैंक के अंदर से रुपये के गबन का मामला निकल करके सामने आया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में SBI के अंदर रुपये गबन करने का मामला सामने आया है। बेगूसराय शहर के हर हर महादेव चौक में स्थित भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालयों में होम लोन देने के नाम पर 1,89,19,000 रुपये का गबन हुआ है। इसको लेकर के एरिया मैनेजर ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि बैंक के असिस्टेंट मैनेजर पिंटू कुमार ने ग्राहकों के होम लोन खाते से राशि डेबिट करके किसी तीसरे व्यक्ति के खाते में जमा कर दी। फिलहाल पुलिस ने FIR दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के हाजीपुर में उस वक्त दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब पुलिस होमगार्ड के नए रंग रूटों के बीच एक दादी अम्मा वर्दी में नजर आई। दरअसल हाजीपुर पुलिस लाइन में रविवार को होमगार्ड के रंग रूटों की पहली परेड थी। इसमें 240 जवानों ने वर्दी पहनी। जवानों ने हथियार के साथ परेड में हिस्सा लिया। इसी में शामिल थी रेणु कुमारी। वह अपने बेटे, बहू और फिर पोते के साथ परेड में शामिल होने के लिए पहुंची थी। आयोजित समारोह में वे चर्चा का केंद्र में बनी रही। दरअसल 2009 में जिले में होमगार्ड जवानों की भर्ती निकली थी, जिसमें रेणु कुमारी ने फॉर्म भरा था। हालांकि भर्ती टल गई। इस बीच उन्होंने अपनी तीनों बेटों की शादी भी कर दी, साथ ही वे दादी भी बन गई। मगर भर्ती को पूरा होते होते साल 2023 आ गया। लंबे इंतजार और उम्र के इस पड़ाव की परवाह न करते हुए रेणु ने अपने जज्बे को जिंदा रखा। 2023 में भर्ती के लिए तैयारी करके ट्रेनिंग पूरी की और आखिरकार वर्दी पहनी। जब बेटे, बहू और फिर उसका पोता पुलिस केंद्र में उनकी इस सफलता के गवाह बने। इस मौके पर रेणु ने अपने पोते के साथ बेहद खुश दिखी। उन्होंने बताया है कि 2009 में फॉर्म निकले थे, बहुत दिन इंतजार किया, उम्मीद भी छोड़ दी थी, तभी पता चला है कि भर्ती होगी। इस पर फिर से तैयारी शुरू कर दी। मेरे इस फैसले से घर में सभी खुश हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना के नवतपुर में 13 से 17 मई तक होने जा रही बागेश्वर धाम की कथा को लेकर के एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने एक सनसनीखेज दावा किया है कि उनके पास बागेश्वर धाम के विवाद से जुड़ा एक वीडियो है, जिसे वे जल्द वायरल करेंगे। इस बीच तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर धाम का विरोध करने अपनी पार्टी की निजी सेना यानी कि यूथ विंग को ट्रेंड कर दिया है। जब बिहार में बागेश्वर धाम के हनुमान कथा को लेकर के बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ज्यादा ही आक्रामक हो गए हैं। उन्होंने बाबा बागेश्वर को डरपोक बताया है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि रोज उनके पास आदमी भेज रहे हैं ताकि उनकी कथा हो सके। तेज प्रताप यादव ने इस मामले से जुड़ा वीडियो होने का भी दावा किया है। दोस्तों बात करते हैं कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता मुहिम को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि मुख्यमंत्री की ओडिशा यात्रा विफल साबित हुई है, जिसमें सरकारी धन की भी बर्बादी हुई है। उन्होंने कहा है कि ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने नीतीश की विपक्षी एकता की मुहिम को करारा झटका दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या अब मुंबई में बिहार भवन के लिए जमीन लेने शिंदे से मिलने नीतीश कुमार जाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार से कोई भी राजनीतिक बात नहीं होने की पुष्टि करके विपक्षी एकता को करारा झटका दिया है। नवीन पटनायक भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाए रखने की अपनी नीति पर कायम रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी और शरद पवार के बाद नीतीश कुमार भी उन्हें भाजपा विरोधी खेमे में लाने में नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि अपनी राजनीतिक मंशा की विफलता पर पर्दा डालने के लिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वे बिहार भवन के लिए जमीन मांगने के लिए ओडिशा गए। नीतीश कुमार की इस बात में कोई दम नहीं है, क्योंकि किसी राज्य सरकार से जमीन आवंटित करने जैसे काम के लिए किसी मुख्यमंत्री को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना के नवतपुर में 13 से 17 मई के बीच हनुमान कथा सुनाने के लिए बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आ रहे हैं। 12 मई को बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के आरा से सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह से जब इस संबंध में सवाल पूछा गया, तब वो कहने लगे कि ये बाबा बागेश्वर कौन है, हम नहीं जानते हैं। ये कहना है केंद्रीय मंत्री का, जो बीजेपी से सांसद है आर.के. सिंह, उनका कहना है। उन्होंने कहा है कि हम किसी बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं जानते हैं, हमको इस बात की जानकारी नहीं है, मैं किसी बागेश्वर बाबा को नहीं जानता। एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर के सभी हक्के बक्के रह गए। जहां एक और बीजेपी बागेश्वर वाले बाबा के स्वागत में जुटी हुई है, तो वहीं पर बीजेपी के सांसद को ये पता नहीं कि बागेश्वर वाले बाबा है कौन। बिहार की गठबंधन सरकार बागेश्वर धाम वाले बाबा को पटना दौरे को लेकर के लगातार बेतुका बयान दे रही है और बीजेपी बाबा के समर्थन में खड़ी है। वहीं भाजपा के सांसद और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने बागेश्वर वाले बाबा को लेकर के ऐसा बयान दे दिया है, अब उसकी बयान काफी चर्चा होने लगी। भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सांसद आर.के. सिंह से जब आरा में पत्रकारों ने यह पूछा है कि महागठबंधन के लोग बाबा बागेश्वर धाम को पटना आने से रोक रहे हैं, जिससे भाजपा के लोग महागठबंधन सरकार पर सवाल उठा रही है और बाबा बागेश्वर धाम को पटना आने के लिए उनका समर्थन कर रहे हैं। इन्हीं सवालों पर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि
ये कौन है बाबा बागेश्वर बाबा, हम नहीं जानते हैं, मैं किसी बागेश्वर धाम को नहीं जानता हूँ। ये बात सुनते ही पत्रकारों ने मंत्री आर.के. सिंह से कहा है कि बिहार में भाजपा बाबा का समर्थन कर रही है और महागठबंधन का उनका विरोध कर रही है। तो फिर केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि मैं किसी बागेश्वर धाम वाले बाबा को नहीं जानता हूँ, इसको लेकर के मैं कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली में अपनी जन स्वराज पद यात्रा के चलते चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कभी बहुत अच्छी नहीं थी, किंतु बीते 5-6 सालों में उत्क्रमित स्कूलों और फिर नियोजित शिक्षकों के आधार पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है वह पूरी तरीके से बेकार है। विद्यालय में खिचड़ी बांटी जा रही है तथा कॉलेजों में सिर्फ डिग्री बांटी जा रही है, यानी कि विद्यालय में खिचड़ी और यूनिवर्सिटियों में डिग्री, बस यही चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों का मानना है कि अध्यापकों की गुणवत्ता के कारण शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई है, मगर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। स्कूल में भले ही शिक्षक नियोजित हैं, मगर कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ा रहे हैं, किंतु इसके बाद भी वहाँ पर पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, ये सवाल है। कॉलेज में बच्चे एक बार नामांकन करने के लिए जाते हैं, दूसरी बार एडमिट कार्ड लेकर के परीक्षा देते हैं, फिर डिग्री लेकर के निकल जाते हैं। नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उनके कार्यकाल का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, शिक्षा को सबसे बड़ा काला अध्याय के रूप में देखा जाएगा। एक दिन पहले प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार में नए उद्योग आरंभ हो गए हैं, शराब माफिया और फिर बालू माफिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया ये नए उद्योग हैं, ये अब शुरू हो गए हैं। शराब माफिया और बालू माफिया आज से 5 से 7 साल पहले इतने बड़े स्तर पर नहीं थे जितने कि आज हो गए हैं। बिहार में आज लाखों करोड़ रुपए की शराब और फिर बालू की लूट हो रही है। इसमें नीचे से ऊपर तक के लोग मिले हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, मगर शराब की घर घर होम डिलीवरी हो रही है। बिहार में किसानों की बदहाली पर भी प्रशांत किशोर ने नीतीश को घेरा था। उन्होंने दावा किया था कि बिहार में 60% लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं है, केवल पेट भरने के लिए लोग खेती कर रहे हैं। 40% लोग जिनके पास ज़मीन भी है, उनमें से 35% व्यक्ति के पास 2 बीघे से भी कम ज़मीन है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के प्राइम लोकेशन पर बिहार सरकार को ज़मीन आवंटित की है। इस ज़मीन पर बिहार सरकार भवन बनाएगी, जिसमें कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाने वाले बिहारी रह सकेंगे। केंद्र सरकार के ज़मीन आवंटित करने के बाद पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसा है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार को चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली जाना भी नहीं पड़ा और केंद्र सरकार ने जमीन दे दी। अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री को धन्यवाद तो दे दें। आपको बता दें कि मंगलवार को नीतीश कुमार चार्टर प्लेन से सवार होकर के भुवनेश्वर गए थे। वहाँ ओडिशा के मुख्यमंत्री से बात करके ये मांग की कि पुरी में बिहार सरकार को जमीन दी जाए ताकि वहाँ बिहार भवन बनाया जा सके। नीतीश कुमार का कहना था कि पुरी में काफ़ी तादाद में बिहारी के लोग जाते हैं, जिनके ठहरने के लिए बिहार भवन होना जरूरी है। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। रोज 15 से 24 हत्याएं राज्य में हो रही है। लोगों के बीच भय का माहौल है। गुंडों का शासन हो गया है। राजद से समझौता करने के बाद गुंडों को जेल से बाहर निकाला जा रहा है। बिहार बर्बाद हो रहा है और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का शौक हो गया है। 2013 तक बिहार में काम ठीक से हुआ, उसके बाद से विकास रुक गया है। प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को भागलपुर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। इसके बाद वे बांका भी गए। भागलपुर में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। सैयद शाहनवाज हुसैन जब उद्योग मंत्री थे तो फिर बहुत से उद्योगपति बिहार में निवेश करने के लिए आए। 36,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव आया, 10,000 करोड़ का निवेश भी हुआ, लेकिन जैसे ही बिहार में सरकार बदली, उद्योगपति खौफजदा होकर के लौट गए। जब भाजपा गुंडों से समझौता नहीं करेगी, भाजपा शासन में अपराधी जेल या फिर जमीन के अंदर रहेंगे। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 5 साल पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए 450 करोड़ रुपए मिला, लेकिन अभी तक राज्य सरकार जमीन नहीं दे पाई। एयरपोर्ट के लिए जमीन नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा है कि भाजपा शराबबंदी का समर्थन करती है, लेकिन इसमें घोटाले का विरोध करती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बांका पहुंचे सम्राट चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक वजूद समाप्त हो गया है। वे बूढ़े और बीमार हो गए हैं, अब वे काम करने लायक नहीं रह गए। उन्होंने कहा है कि बिहार में भाजपा मजबूत है। आने वाले 2024 के लोकसभा और फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में भाजपा का ही परचम लहराएगा।
दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का पटना में आगमन होने वाला है, जिसको लेकर के जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही है। दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध भी किया जा रहा है। कई पार्टियां उनका विरोध कर रही है, कह रही है कि अगर उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश की तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जब आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर के हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि धर्म की आड़ में वे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। दरअसल बेगूसराय में एक निजी कार्यक्रम में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से बिहार आ रहे बागेश्वर के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि बाबा बागेश्वर एक तरफ बोलते हैं कि हमारा किसी भी राजनीतिक दल से कोई भी लेना देना नहीं है, उनके लिए सब बराबर है, लेकिन वे अपने धर्म प्रचार की आड़ में हिंदुत्व का चोला पहन करके हिंदू मुस्लिम करते हैं, लोगों को अपनी जाल में फंसाते हैं। ऐसे मामलों पर कानून सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के बचाव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि गिरिराज सिंह सत्ता के लिए धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो कहीं से भी उचित न्याय नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने हज यात्रियों को लेकर के अपनी तैयारी पूरी कर ली है। हज यात्रियों को सरकार की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मिलेगी, पटना आने के बाद उन्हें क्या कुछ करना होगा, इन बातों को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक पटना में करके तैयारी को अंतिम रूप दे दिया गया है। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री और मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बैठक करके हज यात्रियों से जुड़े हुए मामले पर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 2023 के लिए बिहार से कुल 5,638 हज यात्रियों ने आवेदन ऑनलाइन किया है, जिसमें 3239 पुरुष 2399 महिलाएं शामिल है। हज जाने वाले यात्रियों के लिए निःशुल्क खाने पीने और फिर एयरपोर्ट तक के लिए ले जाने की व्यवस्था की गई है। बिहार के हज यात्रियों की उड़ान 21 मई से 6 जून तक किया गया तथा कोलकाता एयरपोर्ट से शुरू होगी। साथ ही उनकी वापसी की उड़ान 3 जुलाई से 5 अगस्त तक प्रस्तावित है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने बताया है कि 2023 में हज जाने वाले यात्रियों को गया से जाने पर 4,16,000 और कोलकाता से जाने पर 3,93,001 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सड़क हादसों में मामलों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आए दिन बिहार की सड़कों पर हादसे होते रहते हैं। बिहार के अंदर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता हो जिस दिन सड़क हादसे की वजह से लोगों की जान नहीं जाती हो, लोगों का नुकसान नहीं होता हो, लोगों को नुकसान नहीं उठाना पड़ता हो। इसी कड़ी में अब एक ताज़ा मामला नवादा से निकल करके सामने आ रहा है, जहाँ एक बस अनियंत्रित होकर के सीधे घर में घुस गई, जिससे कई लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अंबिका विघा गांव में एक बस अनियंत्रित होकर के एक मकान में जा घुसी, जिसके बाद अचानक अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। ये बस बिहार शरीफ से चलकर के नवादा आ रही थी। उसी दौरान ये घटना घटित हुई। इसमें दर्जन भर यात्री को गंभीर रूप से चोट आई है। बताया जा रहा है कि नवादा आ रही इस बस में करीब 50 से 55 सवारी बैठे हुए थे, जहाँ उसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई और फिर ड्राइवर की भरपूर कोशिश के बाद भी सड़क के किनारे बने ठोकर मार दी, जिसमें कई लोग घायल हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जख्मी 2 व्यक्ति को सदर अस्पताल नवादा में भर्ती कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा बिहार सरकार को द केरला स्टोरी फिल्मों को लेकर के टैक्स फ्री करने को लेकर के पत्र लिखा गया। इसके बाद बिहार में सियासत गर्म गई है, जब बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बुधवार को कहा कि गिरिराज सिंह बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें गरीब और आम जनता की बात करनी चाहिए। वे बिहार से आते हैं, लेकिन बिहार में मनरेगा और इंदिरा आवास राशि में काफी कमी है। आखिर इस पर वे जवाब क्यों नहीं देते हैं? सिर्फ राम और हनुमान, हिंदू मुसलमान और इधर उधर की बात करने से बीजेपी के लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जनता जागरूक हो गई है। जनता अब अपने हक की बात सुनना चाहते हैं। जनता विकास की बात सुनना चाहते हैं, ना कि हिंदू मुस्लिम और फिर हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली बात सुनना चाहते हैं। श्रवण कुमार ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को जवाब देना चाहिए और फिर गरीब को देने के लिए इंदिरा आवास और मनरेगा मद में रुपए नहीं है तो फिर सरकार कैसे सिनेमा में टैक्स फ्री कर देगी। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बीजेपी हमलावर हैं। इस पर उन्होंने कहा है कि विपक्षी एकता एकजुट करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सफल नहीं हो रहे हैं तो बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहे हैं। उन्हें खुशी मनानी चाहिए कि उनके अनुसार काम हो रहा है, लेकिन वे जानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में देश बीजेपी मुक्त होने जा रही है, इसीलिए बीजेपी के नेता सभी परेशान हैं। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के मुखिया और लोकसभा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। जहाँ पप्पू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर परोक्ष हमला करने के लिए इस बार कर्नाटक चुनाव में हो रहे वोटिंग का सहारा लिया है
और उनका नाम न लेते हुए उन्हें देश के खतरनाक बताया है। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन के पति और बिहार में अपने क्षेत्रीय दल से भाजपा को हमेशा निशाने पर लेने वाले पूर्व सुपौल सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा कि कर्नाटक जमकर के वोट दो, अडानी के मित्र को ऐसा चोट दो जिससे बंद हो जाए इनका नाटक। ये महोदय हैं देश के लिए बहुत घातक। पप्पू यादव अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की खुलकर के आलोचना करते रहती हैं। इससे पहले उन्होंने फिल्म द केरल स्टोरी को यूपी और फिर एमपी की भाजपा सरकार द्वारा टैक्स फ्री किए जाने को लेकर के ट्वीट करके बेहद कड़ा हमला बोला था। उन्होंने फिल्म को लेकर के भाजपा की आलोचना करते हुए कहा कि फिल्म टैक्स फ्री, नफरत, टैक्स फ्री, इलाज दवा पर टैक्स, शिक्षा पर टैक्स, यह है बीजेपी का न्यू इंडिया। दोस्तों, अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ता जा रहा है। जी हाँ, उसके अंदर से पुलिस प्रशासन का खौफ कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब एक ताज़ा मामला पश्चिमी चंपारण से निकल कर के सामने आ रही है, जहां करीब आधे दर्जन हैवानों ने बंगाल की एक डांसर को अगवा कर लिया। इतना ही नहीं, बदमाश हथियार के बल पर ऑर्केस्ट्रा गाड़ी रोक करके डांसर को टांग कर ले गए और सामूहिक गलत काम किया। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पश्चिमी चंपारण में हैवानों ने फिर एक बार दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। यहाँ साठी थाना क्षेत्र के धमोरा गांव में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ गलत काम किया गया है। डांसर के साथ गलत काम की इस घटना को अंजाम उस वक्त दिया गया जब वे धमोरा गांव में बारात समाप्ति के बाद वापस मुनवा पुल अपने ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ जा रही थी। अब इस मामले में पीड़ित नरकती ने साठी थाने में शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को हिरासत में लेकर के पूछताछ करने में जुट गई है। कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच 2016 रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष यानी कि WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को चुनौती दी थी। उन्होंने बृजभूषण को नार्को टेस्ट कराने और फिर खुद को निर्दोष साबित करने की चुनौती दी है। साक्षी ने कहा कि अगर WFI चीफ बृजभूषण को 7 पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए गलत काम के आरोप के बाद बेगुनाह साबित होने का भरोसा है तो फिर वे लाई डिटेक्टर नार्को टेस्ट करवाएं। विरोध करने वाले पहलवानों ने यह भी कहा कि अगर बृजभूषण WFI के कामों में अभी भी शामिल है तो फिर वे प्रतियोगिता के आयोजन का विरोध करेंगे। यहाँ साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि WFI अध्यक्ष को नार्को टैक्स लेने की चुनौती देती हूँ। हम भी जांच कराने को तैयार हैं। सच्चाई सामने आने दीजिए कि कौन दोषी है और कौन नहीं। जब वहीं 2021 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पुनिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी प्रतियोगिताएं IOA के एड हॉक पैनल के तहत हो। बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री का लगातार विरोध हो रहा है, तो वहीं उनके समर्थन में अब बिहार के नियोजित शिक्षक उतर गए हैं। नियोजित शिक्षकों ने बागेश्वर वाले बाबा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि अब वे बाबा बागेश्वर के दरबार में अर्जी लगाएंगे, क्योंकि इस वक्त शिक्षकों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं है। इसीलिए नियोजित शिक्षकों ने ऐलान कर दिया है कि वे बाबा धीरेंद्र शास्त्री के साथ हैं। जब पटना के नौबतपुर में स्थित तरेतपाली मठ में 13 से 17 मई के बीच हनुमान कथा का आयोजन होने जा रहा है। 15 मई को बागेश्वर वाले बाबा का दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। बागेश्वर वाले बाबा के आगमन की खबर से पूरा माहौल भयभीत होता जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं 12 मई को निकाले जाने वाले भव्य कलश यात्रा में शामिल होंगी। 7500 कलश स्थापना के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 5 दिनों तक चलने वाले इस हनुमान कथा के आयोजन को लेकर के लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अब लोग बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र शास्त्री के पटना आने का इंतजार कर रहे हैं। पहले 12 मई को वे पटना आने वाले थे, लेकिन अब उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।